अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। ये वीडियो इंतहाई अहम है। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुअज़्ज़म हबीब साहब। एडवोकेट मुअज़्ज़म हबीब साहब स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर, जिसके अंदर आपने देखा FIA का केस था और मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। मकसूद चपड़ासी, जिनकी पिछले दिनों दुबई के अंदर एक पुरअसरार उनकी मौत हुई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने एडवोकेट साहब से ये जानने की कोशिश करनी है कि किस तरह एक बना बनाया केस, सिर्फ फर्द जुर्म आयद होना था, वो केस किस तरह से खराब हुआ। फिर नैब के अंदर गैर कानूनी तरामीम की गई, क्योंकि PTI एक बड़ी जमात असम्बली के अंदर नहीं है, तो नैब के अंदर तरामीम कर ली गई। आज ख्वाजा हारिस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया है। तो क्या PTI को इस हवाले से कोई कामयाबी मिल सकेगी? तो सबसे पहले हम एडवोकेट मुअज़्ज़म हबीब साहब, जो कि मैंने आपको बता दिया स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे इस शहबाज शरीफ माफिया के खिलाफ केस के अंदर, कि क्या जो इतना स्ट्रॉन्ग केस आपने बनाया हुआ था, इतना वाजिया केस था कि इतनी ज्यादा करप्शन हो चुकी है, प्रूव हो चुका था और सिर्फ फर्द जुर्म आयद होना था, वो किस तरह से केस खराब हो गया और क्यों कामयाबी नहीं मिल सकी या क्यों सजा नहीं हो सकी? क्या लूप होल्स थे? जी, बहुत शुक्रिया फैसल, आपने मुझे इस मेगा करप्शन केस पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, ये शुगर कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद बेज़ाब्तियाँ और ये एक ह्यूज अमाउंट नज़र आई, जिसमें रमज़ान शुगर मिल के जो चपड़ासी थे, जो लो वेज एम्प्लॉयज़ थे, उनके अकाउंट में अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी। FIA ने बड़ी एक साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिपोर्ट, जिसमें इन सब लोगों को गिल्टी करार दिया, वो अदालत में फ़ाइल की। 100 गवाहान थे, ठीक है, और उसके ख़िलाफ़ एक सबूत, और अभी मज़ीद तफ्तीश होना बाकी थी। 2-3 एंगल हैं जिस पे अभी तफ्तीश होना बाकी थी। चालान पेश कर दिया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ के काउंसल मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पूरा एक साल अपनी इन्होंने ज़मानतों पे आर्गूमेंट्स नहीं किए, और मुख्तलिफ़ रीज़न्स की वजह से इस पे तातुल का शिकार था, क्योंकि इन्हें लगता था कि हम किसी न किसी तरीके से ऐवान के इक़्तिदार में पहुंच जाएंगे। और जो ही ये ऐवान के इक़्तिदार में पहुंचे, इन्होंने सबसे पहले जो पहले लोग ट्रांसफ़र कर दिए सारे FIA के लोग, और उनको एक इन्होंने रिकॉर्ड भी मिसप्लेस करने की कोशिश की, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो लिया और उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हुई। तो अभी आपने देखा होगा कि एक मोनस लाई के ख़िलाफ़ भी ये जो केस बना FIA का, ये भी शुगर कमीशन का जी है। जी। और आज इस पे जो नून लीग की गवर्नमेंट है, ये बहुत कह रही है कि हमने जनाब ये एक और केस बना लिया है, लेकिन ये केस असल में गुमाजी करता है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया, ये बेसिकली मोनस के ख़िलाफ़ भी केस वैसा ही है। तो लिहाजा ये जानते बूझते हुए, या जिसे कहते हैं नादानी में, ये कंफर्म कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ और जो हमज़ा शहबाज थे, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। और ये मैं बात बताता चलूँ, ये FIA की तारीख़ का पाकिस्तान में ये पहला इतना मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस था। आज के दिन तक FIA ने कभी भी किसी चीफ मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट नहीं किया। इंडिया में 2 चीफ मिनिस्टर्स को उनकी जो सेंट्रल ब्यूरो एजेंसी है CBI, उन्होंने किया। एक लालू प्रसाद को अभी रिसेंटली उनको सज़ा हुई। तो लिहाजा अगर इस केस को प्रोसिक्यूट ठीक तरीके से किया जाए, तो इसमें ऑब्वियसली इनके ख़िलाफ़ काफ़ी सीरियस सबूत हैं, और इस मुल्क में ये एक नया प्रेसिडेंट सेट होना था। अच्छा मुअज़्ज़म हबीब साहब, थोड़ा सा ना आप वाज़ा कर दें। आपने ये केस पढ़ा हुआ है, आपने ये केस लड़ा है, आप बेहतर जानते हैं। और जाहिर है जो भी वकील होता है उसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। शहबाज शरीफ जब भी कोर्ट में जाते हैं, जब भी मीडिया पे आते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं ये तो साबिक हुकूमत ने, PTI ने जानबूझ के सियासी मुकदमा एक बनाया था। तो इस हवाले से थोड़ा वाज़ा कर दें कि क्या वाकई ही ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि इस केस को आप सियासी नहीं कह सकते, मेरिट पर बना हुआ केस है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी केसेस भी बनते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले या तो ये FIA ने कहा कि रमज़ान शुगर मिल वो हमज़ा शहबाज और उसका जो भाई और इनकी फैमिली की है।
इनके एम्प्लॉयज़ सारे के सारे जिनके नाम पे ये पैसे आए हैं वो इनके मुलाजम हैं, वो किसी और के मुलाजम नहीं हैं। उनके अकाउंट में ये पैसा जमा हुआ है और फिर कैश की फॉर्म में निकला है। इस बात पे भी कोई जिसे कहते हैं दो राय नहीं है, और ये सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसके अलावा ये पैसा इन्होंने ना रमज़ान शुगर मिल में, ना अपनी जो एफबीआर की अंदर इन्होंने अपनी इनकम टैक्स की जो सारी रिटर्न्स हैं कहीं पे ये पैसा शो नहीं किया, बल्कि अपने मुलाजमीन के नाम पे ये पैसा छुपाया है। जब ये सारी हकीकतें विद एविडेंस के साथ हैं तो उसमें सियासी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो मुझे एज ए प्रोसिक्यूटर तो नज़र नहीं आई, और कभी भी हमें ये इंस्ट्रक्शन नहीं मिली कि जनाब आपने ये केस को इस तरह ट्राई करना है। बल्कि ऑब्वियसली अगर किसी भी केस को जल्दी ख़त्म किया जाता है तो वो मुल्ज़म के लिए और प्रोसिक्यूशन एजेंसी के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई झूठा इल्ज़ाम है तो वो उससे क्लियर हो जाए, और अगर किसी को सज़ा कानून के मुताबिक बनती है तो वो उसको सज़ा दी जाए अदालत के ज़रिए। अच्छा एडवोकेट साहब, जिस दिन फर्द जुर्म आयद होना था शहबाज शरीफ पर, उस दिन वह मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, और उससे पहले ही प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है FIA पर कि आप अपने प्रोसिक्यूटर्स विड्रॉ कर लें, आप केस को फॉलो ना करें। तो वो कौन था जो आपको या आपकी टीम को रोक रहा था कि आपने इस केस को आगे नहीं बढ़ाना या इस केस से पीछे हट जाए? देखें, 4 अप्रैल को फ़र्द जुर्म के आयद होने के लिए 11 अप्रैल की स्पेशल जज सेंट्रल ने डेट दी। उस 4 अप्रैल को मैं भी उस अदालत में पेश हुआ जिसमें 11 तारीख को फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। लेकिन उसके बाद 9 अप्रैल को आपको पता है कि रजीम चेंज हुई इस मुल्क में। उसके बाद फौरी तौर पे FIA की तरफ से और जो उस वक़्त के केस के तफ्तीशी थे उनकी तरफ से कहा गया कि आप 11 तारीख को इस केस में पेश ना होइएगा, क्योंकि जो इसमें मुल्ज़मान है वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो जो मैसेज हमें, क्योंकि हमें एंगेज जो किया था वो FIA ने किया था, तो हमें मैसेज भी FIA की तरफ से ही मिला। अच्छा, थोड़ी नैब के हवाले से बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो भी हुकूमत होती है या अपोजिशन होती है, मुख्तलिफ अदवार में ये ज़रूर बात करती है कि नैब के काले कवानीन हैं, नैब में तरामीम होनी चाहिए। अब जब के तरामीम हुई हैं तो PTI और आम एक परसेप्शन है कि ये अपने केसेस को या अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को NRO देने के लिए तरामीम की गई हैं। आप क्या समझते हैं, वाकई ही जो तरामीम हुई हैं होनी चाहिए थी या ये बदनियती पर सारा मामला मबनी है? देखें, इस नैब के हवाले से हमें बेसिक सेंस को समझना पड़ेगा कि एक आम सड़क पे होने वाला जुर्म, कोई कत्ल का मुकदमा हो, कोई डकैती का मुकदमा हो, और एक वाइट कॉलर क्राइम कहते ही उसे हैं जहां पे क्राइम को छुपाया जाता है और इस तरीके से किया जाता है कि उनका जुर्म जो है वो पकड़ा ना जा सके। उसमें और इसकी मेथोडोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए पूरी दुनिया में ये कवानीन जो अकाउंटेबिलिटी लॉज हैं ये पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इसीलिए इसमें स्पेशल प्रोविज़न, जिसको असफंद यार वाली केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में इसको बर्डन ऑफ प्रूफ, जो कि इसमें कुछ हद तक वो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी पे होता है और बाकी जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो मुल्ज़मान पे होता है कि अब आप एक्सप्लेन करें कि आपके पास ये एसेट्स हैं तो ये इतने ज़्यादा क्यों हैं। तो यहाँ पे जो तरामीम लाई गई हैं, एक तो रिमांड 90 दिन से 14 दिन का कर दिया गया है, जो कि आम एक जो मुल्ज़म है जो जिसने 10 रुपये चोरी किए हैं, जिसने उसके मुल्ज़म में और इनके जो जिन्होंने एक लेयरिंग की हुई है उनके रिमांड के लिए मेरा ख्याल है कि, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ इन्होंने नॉर्मल जो प्रोसीजर है उसकी तरह ये शिफ्ट कर दिया है, उससे जो प्रैक्टिकली जो है वो करप्शन केसेस में तफ्तीश जो है वो अब करना अदारे के काम का या उनके लिए मेरा नहीं ख्याल कि इस फ्रेमवर्क में वो कर पाएंगे। जहाँ पे 20 साल हो गए नैब के बहुत सारे केसेस में बहुत सारी एविडेंस उनसे फिर भी कंपाइल नहीं होती थी, एक वॉल्यूम बना दिए जाते थे। रेदर दैन के सिस्टम को बेहतर किया जाता, इन्होंने उसमें मज़ीद लूप होल्स पैदा कर दिए हैं ताकि साल हा साल अगर किसी ने करप्शन भी की है तो वो उस करप्शन को छुपाए। और लूप, अब तो नैब, मेरा ख्याल है कि ये नैब का अदारा इन तरामीम के बाद सिर्फ लोगों को क्लीन चिट ही बांट पाएगा, वो किसी की
करके किसी को उसके ख़िलाफ़ सज़ा दिलवाना उसके लिए उसकी नामुमकिन रह जाएगा। अच्छा वकील साहब, अब जब कि ये पर काट दिए गए हैं और आपने तस्लीम कर लिया, मतलब बता दिया है तमाम लोगों को कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है बेसिकली एहतसाब के नाम पे। अब एहतसाब पाकिस्तान में अशराफिया का और बदमाशिया का नहीं हो सकेगा। अब पीटीआई की जानब से ख्वाजा हारिस जो कि तगड़े वकील हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए भी, नवाज शरीफ साहब के लिए भी काफ़ी मुकदमात लड़े हैं। तो ख्वाजा हारिस के ज़रिए अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए हैं कि उठें माय लॉर्ड, रात के 12 बजे आप उठ जाते हैं, आज भी उठें, और नैब के पर काट दिए गए हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि असम्बली के अंदर एक कानून बन चुका है, बिल पास हो चुका है, अब क्या सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स कर सकती है? देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास ये दायरा अख्तियार रिवर्स करने का तो बिल्कुल मौजूद है ऑन दी टच स्टोन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ऑन दी टच स्टोन ऑफ द अर्लियर जजमेंट्स। जो सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर जजमेंट्स दी हैं उसके टच स्टोन पे ये सुप्रीम कोर्ट के पास 184(3) में बिल्कुल अख्तियार है कि वो अगर ये साबित हो जाता है कि ये उस पार्लियामेंट ने पास किया है। और इस पे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं हुई, इस बिल पे कोई डिबेट नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये एक्ट ऑफ दी पार्लियामेंट है, लिहाजा अदालत बिल्कुल इसको बनाने वालों का ऑब्जेक्ट भी देखेगी और इसके कॉन्सिक्वेंस भी देखेगी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट एक आला अदलिया है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे उन कवानीन को, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मानत का राइट 2000 से लेकर, जब ये अक्टूबर 99 में ये ऑर्डिनेंस बना तब से लेकर नहीं था, 1 साल पहले इसमें ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने राइट दिया। तो जो अच्छी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो थे एसेट बियॉन्ड मींस के केसेस, उसमें इन्होंने एक डेफिनेशन जो एसेट की है उसमें बेनामीदार वो ख़त्म कर दिए हैं, उसका भी एक कॉन्सिक्वेंस आएगा। दूसरा, इन्होंने जो उसमें किया है रिमांड कम कर दिया है। तीसरा, इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मुकदमा ठीक नहीं होता तो उस पर उल्टा जो प्रोसिक्यूटर एजेंसी का आईओ है उसके ख़िलाफ़ 3 साल की कार्रवाई हो सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से ये रजीम कहता था कि कोई ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहा नैब की वजह से, अब नैब काम नहीं करेगी इस तरह के कानून की वजह से। अच्छा एडवोकेट साहब, आखिरी छोटा सा सिर्फ सवाल कि जब आप ये सारा मुकदमा पेश कर रहे थे, इवन पीटीआई की हुकूमत थी, क्या उस वक्त भी आपको कुछ थ्रेट्स थे या प्रेशर थे कि आप इससे पीछे हट जाएं? ऑब्वियसली मैं ये आपको बात बताता चलूँ कि ये नहीं है कि कोई बंदा आपके पास आता है और कहता है जी आप इस केस में ना रहें। ऑब्वियसली आपके सामने कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं, कोई सेकंड थर्ड चीज़ों से। मैं पर्सनली गवाह हूँ कि देर आर सर्टन प्रेशर्स इवन ऑन दी डॉक्टर रिजवान, डायरेक्ट प्रेशर से कि आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे जो आप कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कहा जाता था कि ये जब हम आएंगे तो आप लोगों को देख लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली अदालत में और हम अपने आप को कानून के ताबे समझते हैं और कानून के मुताबिक एक्ट करते हैं। तो अच्छा छोटा सा इसी के साथ छोटा सवाल एक और आ गया। आप जैसे कि आपने डॉक्टर रिजवान का जिक्र किया, डॉक्टर रिजवान की अचानक मौत हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कि क्या उस हवाले से भी तहकीकात होनी चाहिए कि आया कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि धमकियां थी या प्रेशर था, तो एक सडन डेथ थी या मतलब तबई मौत थी या उनको रास्ते से हटाया गया है? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऑब्वियसली किसी के बारे में मैं कहूँ कि उनके साथ ये किया गया है या उनके साथ कुछ नहीं किया गया, ये मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ या मैं आई विटनेस भी नहीं हूँ। ये तो कोई भी चीज़ के बारे में प्रोब करके इंक्वायरी करके तो ही पता चल सकता है कि ये ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। उसके बगैर ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन डॉक्टर रिजवान। बहुत शुक्रिया एडवोकेट मुअज़्ज़म हबीब साहब। देखें, आपने एडवोकेट मुअज़्ज़म हबीब साहब से सुन लिया कि ये बदमाशिया कितना बड़ा जत्था है, कितना बड़ा प्रेशर ग्रुप है, किस तरह से ये बने बनाए केसेस जो हैं उससे निकल जाते हैं और किस तरह से ये अपने मुताबिक इंसाफ को ढालते हैं और अपने मुताबिक अपनी मर्जी से ये अदारों को चलाते हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।